Welcome to AgriCoach Commandos. In today's class, we will see about the pedigree selection. पहले हम लोगों ने मास सिलेक्शन और प्योरलाइन सिलेक्शन के बारे में पढ़ा है. आज हम लोग पेडिग्री सिलेक्शन को देखेंगे. पेडिग्री सिलेक्शन में जाने से पहले हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन. हम सब लोग जानते हैं और अगर नहीं भी जानते हैं तो आज जान जाते हैं. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कभी भी दो अलग अलग पेरेंट्स का क्रॉस करा करके जब हम लोग F1 प्रोजेनी लाते हैं तो वो है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा ही दोनों पेरेंट्स डिफरेंट होंगे. कभी भी सेम पेरेंट्स में, सेम जीनोटाइप वाले पेरेंट्स में अगर क्रॉसिंग हो रहा है तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलेंगे. हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि 50% उसका जीनोम एक पेरेंट से आया है, 50% दूसरे पेरेंट से, और वो दोनों डिफरेंट है. अगर सेम है तो वो हाइब्रिड नहीं है. ठीक है. तो हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे इंटर वेराइटल या फिर इंट्रा स्पेसिफिक. इंटर वेराइटल का ही दूसरा नाम है इंट्रा स्पेसिफिक. अनदर वन इज इंटर स्पेसिफिक और इंट्राजेनिक. नेक्स्ट वन इज इंटरजेनिक. मतलब क्या है इन तीनों के? इंटर वेराइटल, दो वेराइटीज के बीच में. इंटर वेराइटल यानी कि दो वेराइटीज के बीच में. अगर दो वेराइटीज के बीच में हम लोग क्रॉस करा रहे हैं तो वो क्या होगा? वो किसी एक स्पीसीज का ही अलग अलग वेराइटी होगा ना. तो दो वेराइटीज हैं तो यानी कि वो किसी स्पीसीज के अंदर है. इंट्रा यानी कि उसके अंदर का बात होता है. तो स्पेसिफिक है तो स्पीसीज के अंदर, यानी एक स्पीसीज के अंदर जो वेराइटीज हैं उनमें क्रॉसिंग हो रहा है, यानी या फिर दो अलग अलग वेराइटीज हैं उनमें क्रॉस हो रहा है. ये है इंटर वेराइटल. इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, और ये सबसे ज्यादा कॉमन है. जो ब्रीडर्स कोई भी ब्रीडिंग मेथड यूज कर रहे हो, अगर वो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो वैरायटी डेवलप करने के लिए सबसे कॉमनली ग्रो किया जाता है इंटर वेराइटल, क्योंकि इनमें कॉम्पैटिबिलिटी अच्छा होता है. एक ही स्पीसीज के हैं तो उनमें हाइब्रिड ब्रेकडाउन या फिर कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है. ठीक है. जो हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं, अगर हम लोग डिस्टेंट क्रॉस करते हैं या वाइड क्रॉसिंग करते हैं, वाइड हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. एम्ब्रियो अबॉर्शन हो जाता है, या फिर हाइब्रिड का ब्रेकडाउन हो जाता है, या फिर फर्टाइल प्रोजेनी नहीं बनाता है. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते. इसलिए ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा इंटर वेराइटल या इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का ही यूज किया जाता है. दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, यानी कि दो अलग अलग स्पीसीज में क्रॉस करा रहे हैं. अगर हम लोगों का जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो डिजायरेबल जीनोटाइप है वो हम लोगों को उस पर्टिकुलर स्पीसीज में नहीं मिल रहा है किसी भी स्ट्रेन में, तो हम लोग दूसरे स्पीसीज में ढूंढेंगे. अगर दूसरे स्पीसीज में मिल जाता है तो फिर उसके साथ क्रॉस कराएंगे. तो इंटर स्पेसिफिक को हम लोग इंट्राजेनिक भी बोलते हैं, यानी कि किसी दो स्पीसीज के बीच में हो रहा है या फिर किसी जीनस के अंदर हो रहा है. जीनस के अंदर तो स्पीसीज हैं, तो जीनस में के अंदर दो स्पीसीज के बीच में हो रहा है क्रॉस. लास्ट वन इज इंटरजेनिक. अगर हमारा जीनोम ऑफ इंटरेस्ट सेम स्पीसीज में भी नहीं मिल रहा है, सेम जीनस में भी नहीं मिल रहा है, तो फिर हम लोग डिफरेंट जीनस में खोजेंगे, है ना. तो वो इंटरजेनिक क्रॉस है. और इससे भी एडवांस होता है जब हम लोग ट्रांसजेनिक बनाते हैं. और जानते हैं हम लोग कि ट्रांसजेनिक में तो बहुत ही दूर दूर के प्लांट्स में क्रॉसिंग किया जाता है ना. और क्रॉसिंग नहीं किया जाता, एक्चुअली जीन लिया जाता है. ट्रांसजेनिक बनाते हैं तो उसमें हम लोग जीन लेते हैं बहुत, जैसे कि किसी फिश से ले रहे हैं हम लोग टोमेटो का जीन, एंटीफ्रीजिंग जीन. फिश है, कहाँ एक एनिमल है, और टोमेटो है, प्लांट है, लेकिन तभी हम लोग लेते हैं. या फिर चिकन का एल्ब्यूमिन जीन लेते हैं हम लोग बीन्स में या फिर सोयाबीन में इंसर्ट करने के लिए. तो इस तरह से हम लोग बहुत ही ट्रांसजेनिक में बहुत दूर दूर के जीन्स लाते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में लोग पर्टिकुलर क्रॉस कराते हैं. तो इसके लिए हम लोग या तो इंटर वेराइटल कर सकते हैं, इंटर वेराइटल, या फिर इंट्रा स्पेसिफिक, या फिर
इंटर स्पेसिफिक या फिर इंट्राजेनिक करेंगे या इंटरजेनिक करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब पेडिग्री में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पेडिग्री, जब भी हम लोग पेडिग्री मेथड से सिलेक्शन करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जरूरी हो जाता है, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा ही होगा। ठीक है, सबसे पहले लव, एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने 1927 में इसके मेथड्स को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कहा था कि पेडिग्री सिलेक्शन करके हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं कि किसी भी प्लांट का, अभी तक तो सिलेक्शन हो रहा था फिनोटाइप के हिसाब से, फिर विल्मोरिन साहब ने कहा कि नहीं प्रोजेनी टेस्ट करो। इन्होंने पेडिग्री टेस्ट दिया कि सिर्फ प्रोजेनी टेस्ट करके भी हम लोग पूरी तरह ब्रीडिंग वैल्यू नहीं जान सकते हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉप का। हम लोगों को चाहिए कि उसका एंसेस्ट्री कैसा हो, इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना। तो एंसेस्ट्री का ही जो भी पेरेंट है और उसका प्रोजेनी है, उसका कोरिलेशन हर जनरेशन में, हर सिलेक्शन साइकिल में अगर उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग, यही तो है पेडिग्री। पेडिग्री हम लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा है कि महारानी विक्टोरिया जो है, इंग्लैंड की महारानी, उनका पेडिग्री हम लोग पढ़ते हैं जनरली, क्योंकि उनके फैमिली में हीमोफीलिया है जो कि रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, तो उसके लिए हम लोग उनका पेडिग्री पढ़ते हैं। तो पेडिग्री यही तो है। तो जो कोई ब्रीडर जब कोई वैरायटी बना रहा है तो उस टाइम में उसका पेडिग्री ही देखता है और उसका पेडिग्री का रिकॉर्ड रखता है। पेडिग्री सिलेक्शन यही है, इट इज अ सिलेक्शन प्रोसीजर इन सेग्रीगेटिंग जनरेशन। मैं हर वर्ड को डिस्क्राइब करूंगी। इन सेग्रीगेटिंग जनरेशन in which in self-pollinated crop that keeps record, किसका रिकॉर्ड? प्लांट्स का भी एंड ऑफ देयर प्रोजेनी। अब रिकॉर्ड कैसे रखते हैं और कैसे हम लोग डिनोट करते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। पेडिग्री रिकॉर्ड हम लोग एक अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस वक्त क्या क्या टर्म आए? सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन करेंगे किसका? सेग्रीगेटिंग जनरेशन का। सेग्रीगेटिंग जनरेशन क्या है? अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर क्रॉस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा ना, ये एक ए लाइन है, ये एक बी लाइन है, इसका क्रॉस कराएंगे F1। अब F1 में हम लोग सेल्फिंग करा देंगे तो F2 बनेगा। तो यहां से जो F2 बनेगा, इसके बाद फिर F2 का सेग्रीगेशन सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन। पहली बार हमने क्रॉसिंग कराया है, हाइब्रिडाइजेशन कराया है, उसके बाद सेल्फिंग करा देंगे तो फिर F3 बनेगा। इस तरह से सेल्फिंग कर करके हम लोग जितनी जनरेशन तक जाएंगे वही है सेग्रीगेटिंग जनरेशन। हर बार, अब देखो A और B दो अलग अलग जीनोटाइप है, इसके जीन्स डिफरेंट है। अब इनके पास फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी है, इसके पास स्मॉल टी है, तो यहाँ के पास तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया ना। फिर नेक्स्ट जनरेशन में 1:1 का रेशियो आएगा। हम लोग जानते हैं ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये आएगा। इस तरह से हर जनरेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा फॉर एग्जाम्पल F7 तक, ठीक है, जब अप्रोक्स 99%, 99.5% इस तरह से कुछ परसेंटेज होगा जब होमोजाइगस हो जाएगा पूरी तरह प्लांट। और वही होता है जिसके बाद सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो वो होमोजाइगोसिटी अटेन करने के लिए जो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल्फिंग करके, तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा और हेटेरोजाइगोसिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब बार बार सेल्फिंग कर रहे हैं तो सेल्फिंग करने से क्या होता है? होमोजाइगोसिटी बढ़ता है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं यहां 50% प्लांट फुल्ली हेटेरोजाइगस है, नहीं 100% फुल्ली हेटेरोजाइगस है,
लेकिन इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि 1:1, तो ये भी होमोजाइगस, ये भी 50% होमोजाइगस हो गया। नेक्स्ट जनरेशन में 75% होमोजाइगस हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जाता है ना। तो जो जो हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा क्योंकि सेल्फिंग कर रहे हैं, और हेटेरोजाइगोसिटी डिक्रीज होगा। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में भी यही होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में होमोजाइगोसिटी ज्यादा होता है, जबकि क्रॉस में हेटेरोजाइगोसिटी ज्यादा होता है, क्योंकि वो क्रॉसिंग कर रहा होता है। सेल्फिंग करता है तो होमोजाइगोसिटी बढ़ रहा है, हमने यहां देखा। इसीलिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की जब बात होगी, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स की, तो हम लोग पेडिग्री सिलेक्शन करेंगे वैरायटी बनाने के लिए, और वो भी वैरायटी होमोजाइगस और होमोजीनियस होगा। हम लोग अभी देखेंगे, अभी हम लोग प्रोसीजर पे आएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये होमोजाइगस और होमोजीनियस क्यों है। मैं पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में क्यूरियोसिटी रहे कि आखिर ये होमोजाइगस और होमोजीनियस कैसे हो गया वैरायटी। सेल्फ पॉलिनेटेड में जो वैरायटी बनेगा वो होमोजाइगस और होमोजीनियस होगा। होमोजाइगस यानी दोनों एलील्स उसके सेम होंगे, और होमोजीनियस यानी कि फील्ड में हम लोगों को सारा प्लांट सिमिलर दिखेगा। वहीं क्रॉस पॉलिनेटेड में भी होता है। ऐसे जनरली पेडिग्री सिलेक्शन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में होता है। कभी कोई पूछे पेडिग्री सिलेक्शन कहाँ होता है तो सेल्फ में, क्यों? उसके क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए या फिर वैरायटी रिलीज करने के लिए। लेकिन क्रॉस में भी होता है इनब्रीड डेवलप करने के लिए। याद रखिएगा, जब इनब्रीड डेवलप करना हो तब हम लोग पेडिग्री सिलेक्शन यूज करेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में। अब देखिए, ये तो हो गया सेल्फ और क्रॉस में। अब इसका क्या एप्लीकेशन है? जब ये इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ करते हैं? पेडिग्री सिलेक्शन जनरली वैसे सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमारे पास दो पेरेंट्स हो। अब पेरेंट्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और हमको इस चैप्टर में ही पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे वो बाद में, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि इसका पेरेंट्स एप्लीकेबल कहाँ, ये एप्लीकेबल है। हम लोग इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं? जब दो पेरेंट्स हो और दोनों का ही एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स बहुत अच्छा हो, तभी हम लोग पेडिग्री यूज करते हैं। जैसे कि दो पेरेंट है ए और बी, ए का कुछ कैरेक्टर्स अच्छे हैं, ईल्ड अच्छा है, या फिर लॉजिंग रेजिस्टेंस है, या फिर हाइट उसका डॉफ है, सेमी डॉफ है, जबकि बी है जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, अर्ली मैच्योरिटी है। इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स इसके पास अच्छे हैं, कुछ अच्छे इसके पास है, लेकिन दोनों एग्रोनॉमिकली दोनों स्टेबल वैरायटी है। उस दोनों को डिफरेंट वैरायटीज को हम लोग क्रॉस करा लेंगे, फिर बाद में एक ही बार क्रॉस कराते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्फिंग कराते हैं। ये तो सेल्फ पॉलिनेटेड है तो पहली बार में क्रॉस करा दिया हमने, कराया क्रॉस मैनुअली, उसके बाद वो सेल्फिंग खुद करेगा। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हम लोग सेल्फिंग पेडिग्री यूज करते हैं तो पहली बार तो वो क्रॉस कर लेगा, उसके बाद सेल्फिंग इसका मैनुअली कराना पड़ता है। हर बार क्रॉस पॉलिनेटेड में सेल्फिंग मैनुअली कराना पड़ता है, क्योंकि वो सेल्फिंग खुद से नहीं करेगा ना, तो क्रॉस पॉलिनेटेड में मैनुअली सेल्फिंग कराना पड़ता है। और यही तरीका है इनब्रीड डेवलपमेंट करने का। जितना भी हम लोग सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, 3 वे क्रॉस, टॉप क्रॉस, मेज का जितना भी मेज का या फिर किसी भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप का हम लोग पढ़ते हैं जहां इनब्रीड यूज करते हैं, तो वो इनब्रीड्स डेवलप भी किया जाता है। वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो अलग ही ब्रीडिंग मेथड है इनब्रीड्स डेवलप करने का, और उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके ब्रीडिंग प्रोसीजर पे आएंगे। अब देखो, सबसे पहले तो जितना भी प्लांट सेलेक्ट करेंगे उसका पेडिग्री है, नाम से पता चला है कि पेडिग्री है, यानी कि जितना भी प्लांट सेलेक्ट करेंगे उसका पेडिग्री रिकॉर्ड रखना होगा। सिर्फ प्लांट का ही नहीं, उसके प्रोजेनी का भी पेडिग्री रिकॉर्ड रखना होगा। और वो भी कैसा? रिकॉर्ड में सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग किसी
प्लांट का बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स या फिर जो इजीली हेरिटेबल नहीं है वैसे कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो बाद में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा। हम लोग उस हिसाब से सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर सिलेक्शन इफेक्टिव नहीं है तो फिर हमारा जीनोटाइप भी जो हम लोग चाहते हैं वैरायटी बनाना वो नहीं बना पाएंगे। तो एक ब्रीडर का जो एम होता है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वही हम लोग रिकॉर्ड में रखें। ठीक है, जो भी डाटा रिकॉर्ड करें वो एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि कीपिंग इनएक्यूरेट डाटा इज वर्स्ट, यानी कि कीपिंग नो रिकॉर्ड इज बेटर देन कीपिंग इनएक्यूरेट रिकॉर्ड। क्योंकि अगर हम लोगों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो हमें फिनोटाइप के हिसाब से सिलेक्शन करना है, जैसे होता था। इसे पिछले मेथड से हमने देखा ना कि फिनोटाइप के हिसाब से ही तो सिलेक्शन होता है। तो फिनोटाइप के हिसाब से एटलीस्ट देखेंगे कि अच्छा ठीक है इसका ये फिनोटाइप है, तो एक ब्रीडर अपने एक्सपीरियंस से या स्किल के हिसाब से समझ जाएगा कि ये करना चाहिए। थोड़ी गलतियां भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई गलत रिकॉर्ड रखा हुआ है, कोई प्लांट दिख रहा है इन्फीरियर है लेकिन उसका रिकॉर्ड है कि बहुत अच्छा है, तो फिर वो सेलेक्ट करेगा कि उसका पेरेंट बहुत अच्छा है तो ये प्लांट हो सकता है एनवायरमेंट की वजह से इन्फीरियर होगा। अगर गलत रिकॉर्ड रखा तो बहुत ही ब्लंडर हो सकता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि आप कोई रिकॉर्ड ना रखिए ये ठीक है, लेकिन गलत रिकॉर्ड कभी नहीं रखिएगा, और सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रखेंगे। ये नहीं कि सारे कैरेक्टर्स रख लेंगे और फिर वो ब्रीडर के लिए एक सरदर्द बन जाएगा, क्योंकि वो उस हिसाब से सिलेक्शन कर ही नहीं पाएगा। हर कैरेक्टर का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए। और उसमें भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, कभी भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। यील्ड के लिए कभी कोई सिलेक्शन हो सकता है? नहीं होता है। वो ड्यूरेबल ही नहीं होगा, वो वायबल ही नहीं होगा। यील्ड, डायरेक्टली यील्ड के लिए हम लोग सिलेक्शन नहीं करते हैं। हम लोग सिलेक्शन करते हैं पेनिकल लेंथ के लिए, ग्रेन साइज के लिए, ग्रेन वेट के लिए, टेस्ट वेट के लिए, या फिर लॉजिंग रेजिस्टेंस के लिए, या फिर और भी रेजिस्टेंस के लिए, किसी डिजीज या इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। हम लोग डायरेक्टली यील्ड के लिए नहीं करते हैं। पेनिकल लेंथ का कर सकते हैं, और सीड वेट का कर सकते हैं, सीड साइज का कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। डायरेक्टली यील्ड के लिए हम लोग सिलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है ही नहीं, वो बहुत सारे कैरेक्टर्स का मिक्सचर है ना। वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के लिए जनरली हम लोग सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, हम लोग सिलेक्शन क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका ब्रीडिंग प्रोसीज्योर क्या है। ये एक वैरायटी है ए, जो एग्रोनॉमिकली बहुत स्टेबल वैरायटी। एग्रोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ये है बी, दोनों का क्रॉस कराए हमने, F1 आया। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर में हम लोग इसको क्रॉस करा करके F1 ले आए। अब इस F1 को हम लोग ग्रो करेंगे, F1 है, इसको हम लोग ग्रो करेंगे एक बल्क प्लॉट में, और वहां भी वाइड स्पेसिंग के साथ। अब जैसे ये वीट है, वीट का स्पेसिंग कितना होता है? 22.5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको हम लोग 22.5 पे नहीं लगाएंगे, इसको हम लोग 30, 35, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर पे लगाएंगे, ताकि ये आराम बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। देखो F1 प्लांट जो ले रहे हैं सेल्फ पॉलिनेटेड है, उसमें हम लोग क्रॉसिंग करा रहे हैं। तो क्रॉसिंग करा तो बहुत ज्यादा क्रॉसिंग हम लोग 100 प्लांट्स में नहीं ना क्रॉसिंग करा पाएंगे। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, कितना सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है, और वहां पे गलतियों का चांस होता है। अगर हम लोग बहुत कम रखें तो इस टाइम पे 15 to 30 सीड्स हम लोग लेंगे। कितना क्रॉसिंग कराएंगे कि 15 से 30 सीड एकदम प्योर मिल जाए हम लोग को, जो प्योर क्रॉस हो, कहीं सेल्फिंग का कोई चांस नहीं हो, वैसे 15 से 30 सीड ले लेंगे। फिर F1 को हम लोग सेकेंड ईयर में, ये F1 है, इसको हम लोग ग्रो करा रहे हैं, इसको हम लोग वाइड स्पेसिंग पे ग्रो कराएंगे।
या फिर इसको स्पेस प्लांटिंग में बोलते हैं। तो वाइड स्पेसिंग क्यों? ताकि हम लोग F1 का मैक्सिमम सीड प्रोड्यूस कर सके। यहां हमारा एम है, उसको कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि बहुत कम सीड है ना, 15 से 30 सीड हम लोगों ने क्रॉस कराया है। जो पेरेंट्स सिलेक्ट किए सबसे पहले, उसके बाद उसको क्रॉस कराए, सेल्फ पॉलिनेटेड है तो उसमें क्रॉस करना भी इतना ईजी नहीं था। फिर 15 से 30 सीड आया, उसका हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम सीड एक्यूमुलेट कर सके, जमा कर सके, ग्रो कर सके, इसलिए हम लोग उसको स्पेस प्लांटिंग कर रहे हैं। अब ये स्पेस प्लांटिंग हो गया, एक अच्छा नंबर हम लोग को मिल गया। उसको हम लोग फिर से F2 आया, उसको भी हम लोग बल्क प्लॉट बनाएंगे। इसका भी वही एम है। ठीक है, लेकिन यहां से हम लोग अब जब F1 का स्पेस प्लांटिंग कर रहे हैं, उससे जो सीड आएगा उससे कम से कम 2000 से 10,000 प्लांट्स लगाएंगे। जो F2 आया थर्ड ईयर में F2 आ रहा है, हम लोग लगा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड ईयर में F2 लगा रहे हैं, एक कम है नंबर, थर्ड ईयर में F3 नहीं है, ये याद रखिएगा। तो थर्ड ईयर में जो F2 लगा रहे हैं वो भी बल्क प्लॉट रहेगा। 2000 to 10,000 प्लांट्स का बल्क प्लॉट होगा। बल्क प्लॉट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो 15 to 30 सीड्स था उसको बल्क करके को इंडिविजुअली नहीं लगा रहे हैं, उसको हमने लगा दिया स्पेस प्लांटिंग पे। फिर यहां से जो 2000 to 10,000 प्लांट्स आया, जितना भी आएगा सबको हम लोग ग्रो करेंगे F2 में, क्योंकि यहाँ के बाद ही तो सेग्रीगेशन स्टार्ट होता है, F2 से ही तो सेग्रीगेशन होता है। तो यहाँ पे इसको भी बल्क प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी जो बल्क करके ही लगा है ना, तो जस्ट लगा दिए। फिर यहां से और यहां से हम लोग 100 to 500 प्लांट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अभी तक तो हम लोग 2 जनरेशन में बल्क कर रहे थे, लेकिन यहां पे अब बल्क नहीं करेंगे, अब इनको हम लोग सेपरेटली हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग F2 से जो सीड आया, यानी F3 का जो सीड आया, उसको हम लोग सेपरेटली हार्वेस्ट कर लिए। फिर इससे बनेगा F3 कब? 4th ईयर में। 4th ईयर में F3 आ रहा है, इसको हम लोग ईयर टू रो प्लांटिंग करेंगे, ये देखने के लिए कि अब अभी तक तो ये बल्क में लगा रहे थे, क्योंकि जस्ट हमको सीड प्रोडक्शन को बढ़ाना था, क्योंकि क्रॉसिंग करके लाए थे ना, क्रॉसिंग से बहुत कम सीड आया था तो ज्यादा आ गया, वहां से हमने एक बड़ा सा नंबर लिया। अब 2000 to 10,000 जो प्लांट है उसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे 100 to 500 प्लांट, मोस्टली एवरेज से 200 प्लांट हमने सेलेक्ट किया। उस 200 प्लांट्स को हम लोग यहाँ पे ईयर टू रो में लगाना, 200 रोज होगा हमारे पास। ठीक है, अब इस 200 रोज में से हम लोगों को 100 रोज सेलेक्ट करना, यानी 50% प्लांट को रिजेक्ट करना है। तो 100 सुपीरियर रोज को सेलेक्ट करेंगे। जाहिर सा बात है, जब रोज को सेलेक्ट कर रहे हैं तो सुपीरियर रोज को ही करेंगे ना। और उसमें भी F3 जनरेशन के बाद F2 तक तो बल्क था, F3 और F4 इस दोनों में विद इन सिलेक्शन भी करते हैं और विद इन रो सिलेक्शन भी करते हैं और बिटवीन रो सिलेक्शन भी करते हैं। दोनों टाइप का सिलेक्शन होता है। एक तो हमने 100 सुपीरियर रोज को सिलेक्ट किया, ठीक है, जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। 50% रोज को हमने सेलेक्ट कर लिया, बाकी को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अब जो रो हमने सेलेक्ट किया उस रो के सारे प्लांट्स को नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि रो में तो बहुत सारे प्लांट्स होंगे। तो हर रो से हम लोग 3 से 5 प्लांट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट 3 to 5 plants from
ईच रो 3 to 5 प्लांट सेलेक्ट करेंगे। एक तो हम लोगों ने 50% रो को डिस्कार्ड कर दिया, और जितना रो हमारे पास बचा उसमें से भी हर प्लांट को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, 3 to 5 सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे। इसलिए कहते हैं F3 में विद इन रो सिलेक्शन में होता है, विद इन रो एंड बिटवीन रो सिलेक्शन भी होगा। याद रखिएगा F3 और F4 दोनों जनरेशन में विद इन रो सिलेक्शन में होता है और बिटवीन रो सिलेक्शन में होता है। अब ये आएगा F4, ये बनाएगा F4 में भी यही बात है। अब यहां से जो 3 to 5 प्लांट्स हैं वो क्यों हम लोग ले रहे हैं, ताकि इनसे फैमिली रो बन सके। हम लोग देखेंगे आगे फैमिली रो क्या है, उसको हम लोग लगा दिए। तो अब जितना प्लांट्स है हमारे पास, जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं, उसको फिर से ईयर टू रो ग्रो करना है। यहां से 50 सुपीरियर रो, यहां 100 था, फिर से 50% डिस्कार्ड कर दिया, 50 सुपीरियर रो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हमारे पास 15 से 30 सीड बना, क्रॉसिंग करके उसको वाइड स्पेसिंग करके हम लोग बल्क प्लॉट लगाए। ये बल्क प्लॉट है, ये दोनों ही बल्क प्लॉट है, क्योंकि इसमें ईयर टू रो नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे हमने 2000 to 10,000 सीड्स पाया, उसको हम लोग अलग से एक अलग F2 जनरेशन को हम लोग अलग बल्क प्लॉट में लगा रहे हैं थर्ड ईयर में। वो थर्ड ईयर में फिर यहां से हम लोग 100 to 500 प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं, और इसको अब जो सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा था, F2 जनरेशन तक यहां तक सिलेक्शन नहीं किए हैं, यहां पे आके सिलेक्शन कर रहे हैं, है ना। और उसको हम लोग उसमें से 100 to 500 प्लांट सेलेक्ट करेंगे, उसमें से 50% प्लांट को डिस्कार्ड कर देंगे। हमने एग्जांपल रखा है कि 200 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 200 में से 100 प्लांट सेलेक्ट करेंगे, 100 को डिस्कार्ड कर देंगे। 100 रोज को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ रो बन गया, हर प्लांट का रो है ना, ईयर टू रो। उसमें से 100 जो रोज हैं उनमें हर रो में से 3 से 5 प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो फैमिली रो बन सके। अब पूरे रो को तो सिलेक्ट कर नहीं पाएंगे, तो हर रो से जो सुपीरियर 3 से 5 प्लांट्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि थर्ड और फोर्थ जनरेशन में विद इन रो सिलेक्शन भी करते हैं और बिटवीन रो सिलेक्शन भी करते हैं। यानी जो रोज है 100 रोज है, उसमें से हम लोग 50 सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हो गया बिटवीन रो सिलेक्शन। अब एक रो है उसमें 50 प्लांट है, या ठीक है 50 प्लांट है, उस 50 में से 3 या से 5 प्लांट जो सुपीरियर प्लांट्स हैं वही सिलेक्शन करना है, तो वो विद इन रो सिलेक्शन हो गया। F4 जनरेशन में भी यही होगा, 50 सुपर प्लांट जो सुपीरियर प्लांट जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इस दोनों ही स्टेज में F3 और F4 में हम लोग इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन होगा, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन F3 में भी और F4 में भी। ये आता है क्वेश्चन में कि किस स्टेज में जाकर के इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन होता है, तो F3 और F4 में होगा। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए। यहां से भी हम लोग 50% को डिस्कार्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट किए, इसको किए, इसको सेलेक्ट किए, इसको बाकी को डिस्कार्ड कर रहे हैं, फिर इसको कर रहे हैं सेलेक्ट, बाकी को डिस्कार्ड कर रहे हैं। 50% को हम लोग को सेलेक्ट करना है, 50% को रिजेक्ट करना है। जो 50% सुपीरियर है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करेंगे, विद इन रो और बिटवीन रो दोनों में। ये हो गया 5th ईयर में। F4 जनरेशन ग्रो कर रहे हैं 5th ईयर में। अब हम लोग देखते हैं 6th ईयर में। यहां से F4 आया ना, ये F4 ग्रो कर रहे हैं, तो इससे बनेगा F5। F5 को ऐसे ग्रो नहीं करेंगे, इसको मल्टीपल रो के पैटर्न में ग्रो करेंगे। ये मल्टीपल रो क्या है, या फिर इसको हम लोग कभी कभी 3 रो प्लॉट भी बोलते हैं। 3 रो 4 रो या 5 रो ऐसे करके बोल सकते हैं। तो जो हमारा प्लांट आया है उसको हम लोग 3-3 रो के प्लॉट में ग्रो कर रहे हैं।
3 रो लगाए, यहाँ 3 लगाए, हर लाइन का। अब देखो हर लाइन का हमने 3-3 प्लांट चुना है ना, 3 से 5 प्लांट। अगर 3 चुन रहे तो 3-3 का होगा, 3 रो प्लॉट होगा। 5 चुन रहे, 4 चुन रहे तो 4 रो प्लॉट होगा। 5 चुन रहे तो 5 रो प्लॉट होगा। तो इस तरह से जितना भी हम लोग प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन एक रो का जितना भी प्लांट हम लोग सेलेक्ट किया, उस तीनों को एक जगह लगा दिए। और अब इस तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है। ये क्यों लगा रहे हैं? ताकि ये देखने के लिए कि उस रो में जितना प्लांट था वो होमोजाइगस है या नहीं, या फिर कहीं सेग्रीगेट तो नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो सेग्रीगेटिंग जनरेशन होगा, वो सेग्रीगेट वहां पे कर रहा होगा, तो फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखो हमारे पास कितना प्लांट आया, फाइनली 50 प्लांट आया। 50 को हमने 3 रो प्लॉट लगा दिया, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये तीनों प्लांट्स सिमिलर हैं या नहीं। जो F5 है यानी 6th जनरेशन में हम लोग को देखना है जो सिमिलर है या नहीं। अब देखो ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। 4 हम लोग को ऐसा मिला जो सिमिलर है, यानी कि तीनों प्लांट्स आपस में सिमिलर है, यानी कि इसका पेरेंट सेग्रीगेट नहीं कर रहा, होमोजाइगस हो चुका है ना। तो इस सब को हम लोग अलग से सेलेक्ट करके सेपरेटली हार्वेस्ट कर लेंगे। और नहीं, ये सारा तो सिमिलर है ना, तो इसको हम लोग इस तीनों को बल्क में हार्वेस्ट करेंगे। यहां पे है कि सेलेक्ट करेंगे एंड हार्वेस्ट इन बल्क। इस तीनों का बल्क में, ये नहीं कि इसका 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 सबका बल्क कर रहे हैं इंडिविजुअली, क्योंकि ये तीनों सेम है। जब एक ही रो से तो ये प्लांट सेलेक्ट हुआ है और सेल्फ पॉलिनेटेड है, एक ही प्लांट प्रोजेनी रो से आया है ना, उसी का प्रोजेनी है, उसमें सेग्रीगेशन नहीं हुआ, तीनों प्लांट सिमिलर है यानी सेम है, तो उसको हम लोग बल्क में तीनों को हार्वेस्ट कर लिए। अब हो सकता है कि ये सिमिलर नहीं है, ये भी 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 नहीं है, ठीक है। तो जो सिलेक्ट किए, जो जिसमें सेग्रीगेशन नहीं हो रहा था, उसको तो हम लोग एक साइड रख लिए हार्वेस्ट करके। अब जो सेग्रीगेशन कर रहा है, यानी कि इसके तीनों प्लांट सेम नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके नहीं है, तो जो सिमिलर नहीं है उन सबको हम लोग एक बार और ग्रो करेंगे। F6 जनरेशन सेल्फिंग नहीं करा रहे हैं, एक ही बार क्रॉसिंग कराया है। यहाँ क्रॉसिंग हमने A और B का क्रॉस कराया था, बाकी हर टाइम सेल्फिंग कर रहे हैं। F6 जनरेशन है कब? 7th ईयर में। यहाँ पे जो बाकी के रो है जो सेग्रीगेट अभी भी कर रहे थे, उनको एक बार और चांस देंगे, फिर से मल्टी रो क्रॉप होगा। अब देखेंगे कि अब कौन कौन है जो एक जनरेशन और उसको मिल गया ना, जो सेग्रीगेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये होगा, ये होगा, ये होगा, जो सेग्रीगेट कर रहा है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। 2 बार चांस दिया जाता है, इस बार में ही तुम सिमिलरिटी दिखा दो, यानी कि नो सेग्रीगेशन, पूरी तरह होमोजाइगोसिटी आ गया है तो सिलेक्ट हो गया। एक बार और जनरेशन 7th ईयर में भी एक बार मौका दिया जाएगा, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है और ये सिमिलर है, तो इस तीनों को फिर से हम लोग बल्क में हार्वेस्ट करेंगे। आपस में बल्क नहीं करेंगे, इसको बल्क करेंगे क्योंकि ये सेग्रीगेशन नहीं शो कर रहा है, तीनों लाइन सेम है, इसको बल्क करेंगे। इस तरह से हम लोग फिर से इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। अब देखो ये तो 7th ईयर हो गया, इसको मिटा देती हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लो नहीं तो। ये 7th ईयर हो गया। अब आएंगे 8th ईयर में। 8th ईयर में जितना भी प्लांट हमने अभी तक सेलेक्ट किया है जो होमोजाइगस हो चुका है, उस सबको प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल में डालेंगे, ठीक है ना। प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल या इसको स्टेशन ट्रायल में बोलते हैं, क्योंकि जहां ब्रीडिंग हो रहा है यही ये होता है, स्टेशन ट्रायल।
भी लाइन्स है, हमने फॉर एग्जाम्पल 20 लाइन्स या 10 लाइन सेलेक्ट किए यहां से, इसको हम लोग चेक के साथ ग्रो कर रहे हैं। बहुत हो गया। जो भी उस एरिया का चेक है जहां पे ब्रीडिंग हो रहा है उसके चेक के साथ इसको ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8th ईयर में हम लोग प्रीलिमिनरी, ये F7 है तो सेल्विंग कर रहे हैं ना। फिर 9th ईयर में यहां से जो स्ट्रेन सेलेक्ट होगा, ठीक है, 5, 4, 6, 8, 10 जितने भी स्ट्रेन हमारा सेलेक्ट हो रहा है यहां से, उसको 3 साल के लिए, कभी कभी 5 साल के लिए, तो इसीलिए इसका ड्यूरेशन कहीं 12 मिलता है, कहीं 14 मिलता है, कहीं 15 मिलता है, इस तरह से। तो हम लोग देख लेंगे जो जिस तरह से मेथड, या फिर मोस्टली क्या देखते हैं कि मल्टी लोकेशनल ट्रायल कितना ईयर्स का है। जनरली अगर सब ठीक रहा तो 3 साल का होता है। तो 9th to 11th ईयर हम लोग इसको कंट्री के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रिसर्च स्टेशन पे भेजते हैं, ताकि वो उसके चेक के साथ ग्रो करके वहां पे पता चल सके कि किस पर्टिकुलर एरिया के लिए ये वैरायटी रिलीज किया जा सकता है और किस एरिया में नहीं किया जा सकता। अगर कहीं भी अच्छा नहीं होगा तो कहीं भी रिलीज नहीं होगा, लेकिन जिस स्टेट में होगा जहां पे ये वहां के चेक वैरायटी से ज्यादा अच्छा ईल्ड और बाकी कैरेक्टर शो कर रहा है, उसको उस पर्टिकुलर जोन के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये टेस्टिंग ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं सारे क्रॉप्स के अलग अलग, उन सारे में दिया जाता है। जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें, या फिर जो एग्रीकल्चर का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां भेजा जाता है मल्टी लोकेशनल ट्रायल के लिए। मल्टी लोकेशनल ट्रायल होगा, ये 3 to 5 ईयर्स का हो सकता है, लेकिन जनरल कंडीशन में अगर सब ठीक रहा तो 3 ईयर्स का ही होगा। ठीक है, 12th ईयर में आकर के अब जो सेलेक्ट हुआ, जो स्ट्रेन सेलेक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेन सेलेक्ट हुआ किसी एक पर्टिकुलर जोन के लिए, सेंट्रल इंडिया के लिए, ये हो गया नॉर्दर्न इंडिया के लिए, और बाकी साउदर्न इंडिया में कोई सेलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो जो 2-3 स्ट्रेन सेलेक्ट हुआ या कोई पर्टिकुलर जो सबसे बेस्ट होगा वो मल्टीप्लीकेशन होगा, वैरायटी की तरह उसको रिलीज कर दिया जाएगा, और फिर उसको जनरली 1 या 2 साल जनरली दिया जाता है, तो 12 और 13 साल 12th and 13th ईयर उसको ब्रीडर को दिया जाएगा कि आप मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ताकि वो फार्मर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, क्योंकि फार्मर्स को ही तो फाइनली सीड प्रोड्यूस करने के लिए देना है ना। तो कभी कभी ऐसे 12वें साल में वो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो 13 या 14 साल, तो 14 से 15 साल जनरली यूज किया जाता है कि इसमें लग जाता है वैरायटी को रिलीज होकर के आने में। ये सेल्फ पॉलिनेटेड का है, क्रॉस है तो वहां पे वैरायटी रिलीज नहीं होता, वहां इनब्रीड डेवलप किया जाता है। आप लोग उसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को। पेडिग्री मेथड के कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स क्या है? सबसे पहले हम लोग मेरिट्स को कंसीडर करते हैं। कोई भी ब्रीडर जो सिलेक्शन करता है वो फिनोटाइप को देखेगा, लेकिन यहां पे पेडिग्री में फिनोटाइप के हिसाब से नहीं होता है, इसमें प्रोजेनियर टेस्ट भी हम लोग करते हैं, उसका पेडिग्री रिकॉर्ड भी होता है। तो पेडिग्री रिकॉर्ड भी बनाएंगे तो देख के ही ना, फिनोटाइप देख के ही ना, या फिर उसके प्रोजेनी का टेस्टिंग करने के बाद भी तो फिनोटाइप देखेंगे। इस हिसाब से इसमें इतना स्टेप है कि कोई भी ब्रीडर के पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी होता है कि वो अपने स्किल का और जजमेंट का यूज कर सके। ठीक है, किसी भी ब्रीडर का जो एक्सपीरियंस है उसका सबसे अच्छा यूज हो सकता है यहाँ पे। उसके अलावा क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो है, उसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस पता चल जाता है, हाँ? क्योंकि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स का तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से इनहेरिट हो रहे हैं मदर टू फादर, या जैसे क्रिस क्रॉस हम लोग देखते हैं, एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, या फिर किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स, मतलब किस वजह से, किस तरह से वो उसका इनहेरिटेंस होता है, मदर से होता है, फादर से होता है, या फिर अगर कोई लिंक्ड है इस तरह से तो वो भी पता चल जाएगा। अगर लिंक्ड नहीं है, प्योर 100%
दोनों ही पेरेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, ऑटोजोमल का इनहेरिटेंस होता है, तो भी वो पता चल जाएगा। तो किसी भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस है वो बहुत अच्छे से इसमें हम लोग जान सकते हैं, और जो कि किसी और ब्रीडिंग मेथड्स में नहीं पता चल सकता है। और भी है, इसकी वजह से हम लोग को कभी कभी ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स भी मिल सकता है। अब ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स क्या है, बहुत लोग सोच रहे होंगे। देखिए, हम लोग इसके ब्रीडिंग में क्या किए, दो अलग अलग वैरायटी लिए थे, ए और बी। ए और बी का जब क्रॉस कर रहे थे, उसके बाद F1 आया, फिर उसका सेल्फिंग करा करा के हमने फाइनल तक एक फाइनल सिंगल प्लांट देखा। उसमें हो सकता है कि ऐसा प्लांट हम लोग को मिले, और ज्यादातर चांस में होता भी है, हम लोग सिलेक्शन ही तो इसीलिए कर रहे हैं, जो कि दोनों ही पेरेंट से जिसका वैल्यू एक्सीड कर जाए। जनरली दो एग्रोनॉमिकली एस्टैब्लिश्ड वैरायटी इसीलिए तो यूज करते हैं कि हम लोग को कोई ऐसा ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट या फिर कोई ऐसा लाइन स्ट्रेन मिल जाए जो दोनों ही पेरेंट से अच्छा हो, ना सिर्फ अच्छा हो, ईल्ड में भी अच्छा हो, सारे कैरेक्टर्स में अच्छा हो। तो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट यानी कि जिसके पास दोनों ही पेरेंट के कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेंट जीन्स हों, यही तो होता है। अब जैसे देखो, ये ए है, ये बी है, दो वैरायटी है। इसके पास इसका जीनोटाइप है ए, बी, सी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, और कैपिटल बी है, इसका है स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। अब इसका जो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट, अगर इसका कोई ऐसा वैरायटी बन रहा है, डोमिनेंट और होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जब बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, तो इसके पास चारों ही जीन डोमिनेंट आ गए ना। फिनोटाइप तो चारों डोमिनेंट है जो F1 बन रहा है, तो ये हो गया ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट। यही है ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट। हम लोग जो देखते हैं, कभी हम लोगों से पूछा जाएगा, 2020 में एक क्वेश्चन भी आया था कि ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट इनमें से कौन होगा, या कौन सा पेरेंट ऐसा है, ऐसा ऑप्शन था, कुछ दो क्रॉस करके दिया हुआ था कि कौन सा पेरेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट बनाता है। तो जिस दोनों पेरेंट्स के जीनोटाइप इस तरह से हो कि जो प्रोजेनी आएगा उसमें नेट डोमिनेंट जीन्स का नंबर दोनों पेरेंट से ज्यादा होगा। इसके पास में दो डोमिनेंट जीन है, यानी डोमिनेंट फिनोटाइप दो जीन शो कर रहा है, इसमें दो है, लेकिन जो हमारा F1 उसमें 4 है जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, तो ये ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट हो गया। पेडिग्री मेथड में भी हम लोग दो बहुत ही एग्रोनॉमिकली एस्टैब्लिश वैरायटी यूज करते हैं। तो जो हमारा F1 आएगा, F1 नहीं, जो हमारा फाइनल स्ट्रेन आ रहा है, जो वैरायटी रिलीज कर रहे हैं, तो चांसेस है कि उस प्रोसेस में कहीं हम लोगों को ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट भी मिल जाए। और भी कुछ मेथड्स हैं, मेरिट्स हैं, जैसे कि बल्क मेथड में हम लोग जानते हैं 15 to 16 ईयर्स लग जाता है, और कभी कभी अभी अगर हम लोग उसको नेचुरल सिलेक्शन के भरोसे छोड़ते हैं या थोड़ा टाइम देते हैं तो 30 ईयर्स तक जा सकता है ना। बल्क मेथड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसमें 12 to 13 ईयर्स या फिर कभी कभी 15 ईयर्स तक जाता है, तो टाइम भी उसके कंपैरिजन में कम लगता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोग देखते हैं हर स्टेप में उसका प्रोजेनी टेस्ट कर रहे हैं, जो भी आया उसका नेक्स्ट जनरेशन उसका प्रोजेनी भी तो देख रहे हैं। तो हर बार जब प्रोजेनी टेस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से जो सिलेक्शन होगा वो प्लांट का रियल जीनोटाइपिक वैल्यू के हिसाब से होगा, ना कि सिर्फ फिनोटाइप के हिसाब से। मास सिलेक्शन या प्यूरल सिलेक्शन में क्या हो रहा था कि फिनोटाइप के हिसाब से हो रहा था, है ना। मास सिलेक्शन में भी एलार्ड साहब ने कहा भी था कि फिनोटाइप के हिसाब से सिलेक्शन बस नहीं करें, प्रोजेनी टेस्ट करने। उन्होंने एलार्ड जो है साइंटिस्ट, उन्होंने जितनी भी अपनी ब्रीडिंग की थी या जितना भी उन्होंने अपना रिसर्च किया था, उस सब में उन्होंने प्रोजेनी टेस्ट को किया था। मास सिलेक्शन में भी उन्होंने सजेस्ट भी किया। तो पेडिग्री मेथड में भी जितना भी प्लांट्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं हर जनरेशन में, उसका नेक्स्ट जनरेशन उसका प्रोजेनी तो ग्रो करते हैं, और इस तरह से प्रोजेनी टेस्ट करते हैं हर बार, है ना। तो इसकी वजह से जो प्लांट सिलेक्ट होता है उसका रियल वैल्यू पता चल जाता है। विल्मोरिन ने भी कहा था ना कि किसी भी प्लांट का रियल वैल्यू उसके प्रोजेनी टेस्ट से ही पता चलेगा।
तो उसका रियल वैल्यू यानी उसका जीनोटिपिक वैल्यू पता चलता है। सिर्फ फिनोटाइप के हिसाब से अगर सिलेक्शन कर लेंगे तो हो सकता है कि एनवायरमेंट का इफेक्ट हो, और फिर हम लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो प्लांट उसका वैसा जीनोटाइप हो ही नहीं, बाद में वैसा रिस्पॉन्ड ही नहीं करे, और हमारा 5-10 साल 15 साल का मेहनत बेकार चला जाए। एज अ ब्रीडर 10 ईयर्स 15 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके करियर का, और वो बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए प्रोजेनी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो कुछ डिमेरिट्स भी हैं, यहां हमने लिखा है। डिमेरिट्स क्या है? एक तो है कि 12 to 15 ईयर्स लग रहा है, ये भी कम नहीं है, तो टाइम तो है। इसके अलावा बहुत सारी क्रॉसिंग तो एक बार है, बहुत सारा सिलेक्शन करना पड़ता है, अ लॉट ऑफ सिलेक्शन वर्क। और इसकी वजह से ब्रीडर को बहुत ही इंगेजमेंट रहना होता है, इसमें बहुत इंगेज रहना होगा। वो अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। एक ब्रीडर के पास एक बार में एक ही काम नहीं होता है ना, एक बार में एक ही प्रोजेक्ट थोड़ी होता है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इसमें उसको ज्यादा टाइम देना होगा। फिर ये भी हो सकता है कि अब देखो पेडिग्री में हमने देखा ना कि रिकॉर्ड रखना होता है, पेडिग्री रिकॉर्ड। अभी हम लोग देखेंगे कि वो क्या कैसे होता है, क्या होता है और कैसे मेंटेन किया जाता है, हम लोग देखेंगे उस सेक्शन को। तो वो जो रिकॉर्ड रखना होता है कि हर इंपॉर्टेंट जो भी प्लांट्स है उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हम लोग लिखे, एकदम एक्यूरेट रिकॉर्ड रखें, कोई गलत ना हो, इधर का उधर ना लिख दें। तो ये सब कुछ करने में इतना, वो रिकॉर्ड कीपिंग एक बहुत ही हेक्टिक वर्क होता है। ठीक है। और बहुत बार अगर बड़े बड़े ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 साइंटिस्ट मिलकर के कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट चला जो ऑल इंडिया में है, तो वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई एक ब्रीडर है जो कि अपने पर्टिकुलर स्टेशन पे 10, 20, 50 प्लांट ग्रो करके उसका रिकॉर्ड रख रहा है, वो देख रहा है, वो ठीक है, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर 50 साइंटिस्ट है, किसने किस तरह से रिकॉर्ड रखा, कोई गलतियां कर रहा है, अगर कोई सिंगल आदमी है तो वो अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, लेकिन हर एक आदमी को कोई मॉनिटर तो नहीं कर सकता है। तो इस तरह से उस टाइम में ये रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। ये बहुत ही इसका डिमेरिट है। और है हर बार मैनुअल सिलेक्शन होता है, तो नेचुरल सिलेक्शन का कोई रोल नहीं रह जाता, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटली उतना स्टेबल वैरायटी नहीं बन पाएगा। हम लोग जानते हैं अगर मैनुअल सिलेक्शन होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन में क्या अंतर है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो होगा वो सिर्फ इकोनॉमिकली फायदे के लिए होगा। हम सिलेक्ट करेंगे तो क्यों करेंगे? हम थोड़ी देखने जाएंगे कि प्लांट को उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोग अपने फायदे के लिए देखेंगे। हम लोग ब्रीडिंग करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन प्लांट में जो नेचुरल सिलेक्शन होगा वो सर्वाइवल के लिए होगा, वो बेस्ट सर्वाइव कर सके। तो नेचुरल सिलेक्शन से जितना बनता है, जो भी वैरायटी रिलीज होता है, ब्रीडिंग मेथड में नेचुरल सिलेक्शन का बहुत स्कोप होता है। पेडिग्री का भी एक मॉडिफिकेशन है, हम लोग अभी देखेंगे, वहां पे भी नेचुरल सिलेक्शन होता है, लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ता। ठीक है। और अभी हम लोग देख रहे थे 2000 to 10,000 प्लांट्स हैं, उसमें से 500 रोज ले रहे हैं, 200 रोज ले रहे हैं, उसमें से 100 सेलेक्ट कर रहे हैं, 50 सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा मटेरियल है, ब्रीडिंग मटेरियल है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और ये भी कभी कभी लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। ठीक है। इसमें से कुछ फायदे जैसे नेचुरल सिलेक्शन हो गया, या फिर और भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, हर बार सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इन्वायरमेंट ऐसा फेवरेबल नहीं है कि उस टाइम में सिलेक्शन कर सकें, है ना। तो उस टाइम में हम लोग सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, उस साल उस ईयर सिलेक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो इस सारे चीज को अब सोचो कैसे। हम लोग वीट का ब्रीडिंग कर रहे हैं, वीट में कोई बहुत ही हाइट के लिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को सेमी ड्रॉप या फिर ड्रॉप वैरायटी बनाना है। ड्रॉप वैरायटी में कोई ड्राई सीजन आ गया, ड्राई सीजन में तो सारे ही प्लांट ड्रॉप हो गए,
किसको सेलेक्ट करेंगे, है ना, अर्ली मेच्योरिटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सिचुएशन आएगा कि फ्लावरिंग के बाद जाकर के बारिश हो गई, तो मेच्योरिटी, अगर देखो फ्लावरिंग से पहले अगर बारिश होती है तो मेच्योरिटी इंक्रीज होता है, मतलब मेच्योरिटी ड्यूरेशन इंक्रीज होता है, जबकि फ्लावरिंग के बाद अगर बारिश होती है तो मेच्योरिटी ड्यूरेशन डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग को अब ये सब तो लिमिटिंग फैक्टर हो गया ना, तो इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हमेशा, तो इसलिए वैसे सब पीरियड में क्या करेंगे, इसी सब को मैनेज करने के लिए एक और इसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड पेडिग्री मेथड। मॉडिफाइड पेडिग्री, इसका नाम है मास पेडिग्री मेथड। अब सोच रहे होंगे कि इसका नाम मास क्यों पड़ा, मास सिलेक्शन करते हैं क्या? नहीं, मास सिलेक्शन नहीं करते हैं, मास में रखते हैं, यानी बल्क करते हैं। कब क्या बल्क करेंगे देखते हैं। मास पेडिग्री मेथड, पेडिग्री सिलेक्शन का जो मॉडिफाइड मेथड है उसको बोलते हैं मास पेडिग्री मेथड। ये दिया था हैरिंगटन साहब ने। हैरिंगटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया था कि इसका एज ए मेथड यूज करना है, और हम लोग इसके मेथड्स के बारे में बताया था। और इसको सबसे पहले हरलैंड दूसरे साइंटिस्ट हैं जो कि कॉटन क्रॉप में इसको यूज किए। हैरिंगटन साहब बताए, लेकिन वो किसी क्रॉप में इसका पर्टिकुलर ब्रीडिंग मेथड यूज नहीं किया या फिर वैरायटी नहीं बनाई। हरलैंड साहब जो थे उन्होंने कॉटन में इसको यूज किया और वैरायटी भी रिलीज किया। अगर कभी पूछा जाए कि सबसे पहले किस क्रॉप में यूज हुआ तो कॉटन में। किसने किया? हरलैंड ने। लेकिन मास पेडिग्री मेथड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हैरिंगटन ने 1937 में। अभी इसमें ऐसा है क्या, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से इसको हम लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? इन्होंने कहा कि जब भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होगा, हम लोगों ने देखा अभी कि 12 साल तक हम लोग हर बार सिलेक्शन 9 साल 8 साल तक कर रहे थे ना। 9th ईयर में हम लोग उसको स्टेशन ट्रायल में ले गए, लेकिन 8th ईयर तक तो सिलेक्शन किए हैं। 3 to 8th ईयर तक हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे। तो उस पीरियड में अगर कभी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट आ जाएगा तो उस साल हम लोग सिलेक्शन नहीं करेंगे, उस टाइम सीड को बल्क कर देंगे। ठीक है, सिलेक्शन नहीं करेंगे। अगर अनफेवरेबल सिचुएशन आ गया तो फिर अगले ईयर में बल्क कर देंगे, रखेंगे, अगले ईयर में फिर से ग्रो करेंगे। अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट आ गया तो सिलेक्शन करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है 2-3 साल फ्लड आ गया या फिर सुखार आ गया या कुछ भी इस तरह से इनअप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट आ गया जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर सकते सिलेक्शन। तो वैसे सब टाइम में बल्किंग कर देंगे और फिर बल्किंग करने के बाद जब फेवरेबल सिचुएशन आएगा तब सिलेक्शन करेंगे। यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग बल्क कर दे रहे हैं, ऐसे तो इससे पहले हम लोगों को पता है कि किसका क्या प्रोजेनी, हमने पेडिग्री रिकॉर्ड रखा है, हर एक प्लांट का रिकॉर्ड है हमारे पास कि इस प्लांट का पेरेंट कौन था, कहां से आया। वो रिकॉर्ड मेंटेन, बहुत ही प्रिसाइजली रिकॉर्ड मेंटेन होता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग बल्क कर देंगे तो फिर उस रिकॉर्ड का क्या होगा? इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, ये क्वेश्चन मेरे भी माइंड नहीं है, मेरे प्रोफेसर ने भी इसका आंसर नहीं बताया था। होप आप लोगों को किसी को आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसमें और एक फायदा है। एक तो हम लोग बल्क कर दिए ताकि हम लोगों को अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में सिलेक्शन नहीं करना पड़ा, तो गलतियों का चांसेस नहीं होगा। दूसरा क्या फायदा होगा, हम लोग देख रहे थे कि जब पेडिग्री मेथड था उसमें नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि हर बार हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे। लेकिन बल्क मेथड जब हम लोग बल्किंग करते हैं उस पीरियड में नेचुरल सिलेक्शन होता है। इसीलिए तो बल्क मेथड ऑफ ब्रीडिंग को इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ ब्रीडिंग भी बोलते हैं। हाँ, बल्क मेथड जो है
उसको इवोल्यूशनरी मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि वहां इवोल्यूशन का स्कोप है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, और इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट होता है वो स्टेबल होता है, एनवायरमेंटली स्टेबल वैरायटी बनता है। तो यहाँ पे क्या क्या फायदा हुआ, एक तो हम लोग जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है वहां पे बल्क कर दिए, सिलेक्शन नहीं करना पड़ा। दूसरा क्या है, स्कोप फॉर नेचुरल सिलेक्शन, ये याद रख लीजिएगा। यही है मॉडिफाइड पेडिग्री मेथड, इसको मास पेडिग्री मेथड भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाए, और रिकॉर्ड मेंटेन करने का क्या मेथड्स है। अब हम लोग देखेंगे कि पेडिग्री रिकॉर्ड में हम लोग पेडिग्री सिलेक्शन में पेडिग्री रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं। पेडिग्री सिलेक्शन में तो ये तो फिक्स है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, तभी तो हम लोग उसका पेडिग्री देख पाएंगे, वो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा। ठीक है, इसके कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले ये दो मेथड्स हैं, कोई भी मेथड हम लोग अपनाएं, सिंपल और एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये या तो हो सकता है कि उसका डेजिग्नेशन हम लोग प्लांट के लोकेशन के हिसाब से करें, यानी कि लोकेशन क्या कि फील्ड में जो उसका प्रोजेनी रो बनता है, हर रो का कुछ नंबर होता है, इसके रो का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हम लोग रो का नंबर डिसाइड करते हैं। ठीक है, हर रो का एक नंबर होता है। अब हम लोग कुछ अगर सेलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर रो के हिसाब से करेंगे। दूसरा मेथड है कि हम लोग प्लांट के सीरियल नंबर के हिसाब से करें। इस मेथड में हर प्लांट का अपना नंबर होता है। ठीक है, अब कैसे उसको नेमिंग करेंगे वो देखते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पेडिग्री रिकॉर्ड में नंबर्स है तो सबसे पहला 2 नंबर जो होता है वो ईयर को डिनोट करता है कि वो क्रॉस किस ईयर में हुआ। जैसे यहां मैंने लिखा 7911, तो जो 79 है इससे पता चलता है कि ये जो कोई पेडिग्री रिकॉर्ड है उसका जो क्रॉसिंग है वो 1979 में हुआ होगा। ठीक है, और बाद के जो डिजिट्स होते हैं, 1 डिजिट हो, 2 हो, 3 हो, स्टार्टिंग का 2 डिजिट ईयर को डिनोट करेगा, बाद के जो डिजिट्स हैं वो क्रॉस का जो सीरियल नंबर है उसको डिनोट करेगा। यानी 1979 में 11 नंबर का 11th नंबर क्रॉस जो था उसका ये प्रोजेनी है। किसी पर्टिकुलर प्लांट को उठा के बोलेंगे बताओ इसका क्या पेडिग्री है, तो 7911 4322। अब लोग सोच रहे हैं ये क्या है, तो 79 शुरू का 2 डिजिट है वो ईयर को डिनोट करेगा, बाद के जो डिजिट्स हैं 2 3 जितने भी हैं वो उस ईयर में जितने क्रॉस हुए थे उसमें नंबर ऑफ क्रॉस, यानी कितना सीरियल नंबर क्या है क्रॉस का, 11th नंबर क्रॉस है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्रॉस करके ही पता चलेगा ना F1 हम लोगों को जो डिजायरेबल मिलेगा। तो इस तरह से जो 11th नंबर क्रॉस था वो हमारा डिजायरेबल प्रोजेक्ट दिया था, उस टाइम में F1 आया था डिजायरेबल, तो हम लोग उसको सिलेक्ट किए। अब क्या होगा, F1 और F2 में तो हम लोग बल्किंग करते हैं पेडिग्री में, तो वहां तो कोई नंबर होगा नहीं, तो जब भी उसके बाद नंबर देंगे तो वो F3 से देंगे। ठीक है, तो F3 जो है वो होगा कि 1979 में 11th नंबर क्रॉस से जो 7th नंबर का रो था F3 प्लॉट में, F3 से सिलेक्शन कर रहे हैं ना, तो F3 में जो 7th नंबर का रो था, सेकेंड F2 तक तो बल्क हो रहा था, तो 7th रो इन F3 प्लॉट उससे ये प्लांट लिया गया है। ये लोकेशन के हिसाब से भी हो सकता है और प्लांट के नंबर के हिसाब से भी। अगर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, नॉन होमोजाइगोसिटी आ गया है, तो उस टाइप में हम लोगों का रो का नंबर काम आ जाएगा। लेकिन जब सेग्रीगेटिंग है या फिर अभी तक होमोजाइगोसिटी नहीं आया है तो वैसे टाइम में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ना। तो इसलिए अगर नंबर ऑफ प्लांट के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, हालांकि दोनों ही यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है F4। 1979 का जो 11th क्रॉस था उसमें F3 से जो 7th रो आया था उससे जो 4th रो आया, 7th रो है, 7th रो आया F3 में,
फिर उसका प्रोजेनी आया F4, उसका जो 4th रो है वो प्लांट है, यानी कि 4th रो इन F4 प्लॉट वो कहां से लिया गया है, selected from 7th रो ऑफ F3 प्लॉट। ठीक है, उसमें भी यही होगा 11th रो ऑफ F5 प्लॉट selected from 4th रो ऑफ F4 प्लॉट selected from 7th रो ऑफ F3 प्लॉट। एक सिंपल सा नंबर रखने से हम लोग ये देख रहे हैं कि वो प्लांट का पूरा एंसेस्ट्री हम लोग देख लिए, पूरा पेडिग्री देख लिए। नंबर्स में रखना ज्यादा इजी है ना इन कंपैरिजन टू अगर हम लोग लिख रहे हैं उसको तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और डिनोट कैसे करेंगे, इसलिए ये उसका मेथड है। अब दूसरा तरीका है कि हम लोग प्लांट के सीरियल नंबर के हिसाब से करें। इस मेथड में हर प्लांट का एक अपना सीरियल नंबर होता है। ठीक है, मतलब हर रो में अपना अपना सीरियल नंबर हो जाता है। अब देखो कैसे, फिर से वही बात है 1979 में जो 11th क्रॉस हुआ था उसका जो 7 नंबर प्लांट था F2 में, जब हम लोग प्लांट के सीरियल नंबर से करते हैं तब F2 जो होता है वहां तो F1 F2 को हम लोग बल्क कर रहे थे, यहाँ भी बल्क ही करेंगे, लेकिन F2 में जितने प्लांट्स होंगे उस सब का हम लोग नंबरिंग कर देंगे। हर प्लांट का एक अपना स्पेसिफिक नंबर होगा F2 में, वहां से सेलेक्ट करेंगे, वहीं से रिकॉर्ड रहेगा। इसमें F2 का कोई रिकॉर्ड नहीं था क्योंकि रोज लग रहे थे F3 के बाद, उससे पहले तो बल्किंग था। इसमें भी बल्किंग है लेकिन प्लांट तो है, तो प्लांट का नंबर है, तो इस कंडीशन में हम लोग प्लांट का नंबर F2 से ही डिनोट करते हैं, F2 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि F3 है, F3 क्या है, F3 में अगर 79, 11, 7 है तो क्या है वो, इट इज द प्रोजेनी ऑफ 1970 क्रॉस फ्रॉम 1979 क्रॉस नंबर 11 एंड द 7th प्लांट सेलेक्टेड फ्रॉम F2। यानी कि जो F3 बना है, जो F3 यहाँ पे बन रहा है वो किसका प्रोजेनी है, 1979 के 11th क्रॉस में जो उसके F2 में 7 नंबर प्लांट था उसका प्रोजेनी है F3 में, जो कि ये पूरा प्लांट है। वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे कि F4 में 1979 का 11th क्रॉस 7 4, यानी कि 4th नंबर प्लांट जो है उसका प्रोजेनी है, जो कि 7th नंबर जो F2 में सेलेक्ट किया गया, F3 का 4th नंबर सेलेक्ट हुआ, F2 का 7th नंबर, उसका जो पूरा प्रोजेनी है उसको हम लोग डिनोट करेंगे इस नंबर से 1979 11 7 4, प्रोजेनी फ्रॉम प्लांट नंबर 4, 4th जो कि F3 के। अब यहां से हमने 4 नंबर प्लांट क्रॉस सेलेक्ट किया, 4th नंबर प्लांट वो F3 से सेलेक्ट किया, उसको हम लोग उसका जो प्रोजेनी होगा वो डिनोट कर रहे हैं F4 में। तो F4 क्या है, F3 से जो 4th नंबर प्लांट था, F3 कहां से आया था, F2 का जो 7th नंबर प्लांट था जो कि 1979 का 11th नंबर क्रॉस था। इस तरह से हम लोग पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसमें से सब कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन बेसिक फंडा याद रखना है कि हम लोगों को अगर ये नंबर कभी आ जाए, JRF में अब लेंथी क्वेश्चन बनने लगे हैं तो हो सकता है कि कभी आ जाए, तो हम लोग ये समझ सके या फिर ये लिख सके कि अच्छा हर बार याद, अगर रो का नंबर है तो भी, अगर प्लांट का नंबर है तो भी, तो हम लोग एक कम करके लिखेंगे, है ना। F3 में F2 से सिलेक्टेड प्लांट है ना, तो इस तरह से, तो ये हम लोग याद रखेंगे ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर सके। अब हम लोग देखते हैं कि पेडिग्री मेथड का कुछ अचीवमेंट्स या फिर जो वेराइटीज आज तक रिलीज हुई है पेडिग्री मेथड से। अब हम लोग देखते हैं पेडिग्री सिलेक्शन के कुछ अचीवमेंट्स। ऐसे तो बहुत सारी वेराइटीज बनाई गई है पेडिग्री सिलेक्शन के हेल्प से, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है जो हमारे JRF में चांसेस हैं आने के या कभी कभी आ सकते हैं। कॉटन का वेराइटी है अबाधिता, अबाधित, जिसमें कोई बाधा ना हो, यानी कि इसका इस तरह से ये रेजिस्टेंट वेराइटी बनाया गया था ताकि इसका यील्ड भी ज्यादा था, तो अबाधिता यानी कोई बाधा ना हो, ये कॉटन है। खांडवा 3, खांडवा हम लोग जानते हैं राजस्थान में,
राजस्थान का जो गुजरात वाला बॉर्डर है उस एरिया में पड़ता है। तो खांडवा 3 ये भी कॉटन का ही वैरायटी है, उधर कॉटन का कल्टीवेशन भी होता है। सुवीन और सुरभि, सुवीन कॉटन का बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बहुत बार ये पूछा भी जाता है। तो अबाधिता, खांडवा 3, सुवीन और सुरभि, ये वैरायटीज है कॉटन की जो पेडिग्री मेथड से बनाई है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, और भी वैरायटीज है जो हमें याद नहीं करना। राइस की वैरायटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जया, रत्ना कॉमन है, हम लोग जानते हैं, पद्मा है, कृष्णा है, कावेरी है, पूसा बासमती 1 है, बाला है, ये सारी वैरायटी पेडिग्री मेथड से बनाई गई है। जो जया है वो TN1 और T141 के क्रॉस है, इसको मिराकल राइस भी बोला जाता है। हाँ, तो TN1 इसका फीमेल पेरेंट थी और T141 इसका मेल पेरेंट। किसी भी क्रॉस में हम लोग पहले फीमेल पेरेंट को लिखते हैं। तो TN1 क्रॉस T141 है, जबकि पद्मा में T141 इसका फीमेल क्रॉस है, फीमेल पेरेंट है, और TN1 मेल पेरेंट है। दोनों अपोजिट है, इसलिए मैंने साथ में लिखा है जया और पद्मा। ऐसे याद रखना है कि जया और पद्मा दोनों बहनें हैं और दोनों का पेरेंट का इंटरक्रॉस है, ठीक है, रेसिप्रोकल है। TN1 T141 याद रहता है, वो जया है, ठीक है, पहला जया है जिसमें पहले छोटा फिर बड़ा, जबकि पद्मा में पहले बड़ा वाला है T141 फिर TN1 मेल पेरेंट। कृष्ण है, रत्ना है। एक और इंपॉर्टेंट है पूसा बासमती 1, ये पूसा 150 और करनाल लोकल का क्रॉस है। न्यू दिल्ली पूसा से रिलीज हुआ IRS वैरायटी, और ये पूसा 150 और करनाल लोकल का क्रॉस है। पूसा 150 फीमेल पेरेंट की तरह यूज हुआ था और करनाल लोकल मेल पेरेंट की तरह, तब जाके पूसा बासमती 1 बना था। हालांकि इसका भी बहुत ही पूसा 1107, पूसा 11, पूसा बासमती 11 ऐसे करके कुछ इसके डेवलप्ड या इम्प्रूव्ड वैरायटीज रिलीज हुए हैं, लेकिन पेडिग्री मेथड से यही है। अब हम लोग देखते हैं वीट का वैरायटीज। वीट का ज्यादातर NP वैरायटी जो है, NP नाम से जितने भी होंगे, ये आता है, यही सेंटेंस एग्जैक्ट आता है कि NP वीट्स जो हैं वो किस मेथड से रिलीज हुए हैं। तो NP नेम से जितने भी वीट की वैरायटीज का नाम होता है ज्यादातर वो पेडिग्री मेथड से होता है। NP 52, NP 120, NP 125, 700, 800 कुछ भी हो, याद रखना बस NP है। NP है मतलब पेडिग्री है। और हो सकता है जो मालवीय 12 है, हमें याद है ना, मालवीय बहुत ही अच्छा वैरायटी था, लेकिन बाद में उसको स्पैरो से डिजीज रेजिस्टेंस का जीन लिया गया था क्योंकि वो ससेप्टेबल हो गया था। तो वो मालवीय 12 भी पेडिग्री से ही डेवलप किया गया था। एक है WL711, ये बहुत ही अच्छा हाई यील्डिंग रहा और पूरे कंट्री में मतलब मेजोरिटी ऑफ पार्ट में ये बहुत टाइम तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी रहा है, ठीक है। ये S308 और चेरिस, इस दोनों का क्रॉस, और कल्याण सोना यहाँ मेल पेरेंट था। ये इंपॉर्टेंट है कि WL711 में कल्याण सोना मेल पेरेंट था, वो वीट का वैरायटी हो गया। टोमेटो का पूसा अर्ली ड्वार्फ है। टोमेटो का एक और हम लोग सायोक्स देखे थे ना, सायोक्स और मीरुति का क्रॉस था। ये पूसा अर्ली ड्वार्फ, मीरुति और रेड क्लाउड का क्रॉस है। वहां सायोक्स भी यूएसए का इंपॉर्टेंट लाइन था, यहाँ भी रेड क्लाउड भी यूएसए से ही इंपोर्ट किया गया है, वहां से इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी था रेड क्लाउड, और उसको हम लोग मेल पेरेंट की तरह यूज किए, और मीरती को हम लोग फीमेल पेरेंट की तरह पूसा अर्ली ड्वार्फ वैरायटी बनी। ये बहुत ही हाई यील्डिंग भी है, डिजीज रेजिस्टेंस भी है, और इसमें और भी बहुत, इसमें 33% ज्यादा यील्ड है इसका, और फ्रूट का साइज और पूसा रूबी के कंपेयर, उस टाइम में पूसा रूबी बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग जानते हैं कि पूसा रूबी जो है, हाँ, पूसा रूबी ही मेरुति और सीओक्स के क्रॉस से बना था। तो ये पूसा अर्ली ड्वार्फ रूबी के तुलना में 33% ज्यादा यील्ड देता था। अब नहीं है, पूसा रूबी अब विल्ट के लिए चेक की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि वो विल्ट के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो चुका है। पी का है मटर, जवाहर मटर 1, जवाहर मटर 4, पंत मटर 2, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी है, नाम से याद रहेगा। जवाहर मटर 1, 2, पंत मटर, जवाहर मटर 1 और 4, पंत मटर 2 मटर है जो कि पेडिग्री से आया है। पिजन का प्रभात है, चिकपी का राधे, एक और है ग्रीन ग्राम यानी मूंग का शिला है,
ये भी याद रखिएगा। ये कुछ वैरायटीज हैं, अगर आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे तो फिर नहीं देखना पड़ेगा, या कभी एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लिए जो इंपॉर्टेंट है। ये रहा टोटल पेडिग्री मेथड के बारे में। पेडिग्री सिलेक्शन में हमने देखा कैसे सिलेक्शन होता है, हम लोग इसका रिकॉर्ड्स कैसे रखते हैं, इसका ब्रीडिंग मेथड क्या है, कैसे हम लोग 13, 14, 15 साल में हम लोग एक वैरायटी रिलीज करते हैं, सेल्फ, क्रॉस, किस टाइप के जीनोटाइप को ये सेलेक्ट करता है, हम लोग उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, सेल्फ में है या क्रॉस में है। सेल्फ में भी है लेकिन सेल्फ में ही है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्रॉस में यूज कर सकते हैं इनब्रीड डेवलप करने के लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग प्लांट का रियल वैल्यू पता करते हैं, प्रोजेनी टेस्ट करते हैं, तब जाकर के सिलेक्शन करते हैं। ये रहा पेडिग्री सिलेक्शन के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, और हमने ब्रीडिंग मेथड्स की और भी 2 वीडियोस बनाई हैं, एक प्लांट मास सिलेक्शन का और एक प्योर लाइन सिलेक्शन का, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और भी जब वीडियोस बनाऊं प्लांट साइंस का सिलेबस का, मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, और जनरल एग्रीकल्चर का भी कुछ पार्ट्स का मैं वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। जब भी टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगी, और आप लोगों को ताकि वो टाइम पे वो वीडियो आपके पास आ जाए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू।